जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट न्यूमेरिकल के पहले क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला और क्वेश्चन था उसको डिस्कस करा था। दोस्तों अब बारी है लाइट चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सीखने की और साथ ही साथ उससे भी पहले इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला को सीखने की। तो आज आपका लाइट न्यूमेरिकल का पहला क्लास है और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी फॉर्मूला है और साथ ही साथ जो आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी का पीडीएफ कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सारी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि सर लाइट से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि जो आपका लाइट चैप्टर है इसमें मेनली रूप से दो टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। अब वो दो टॉपिक कौन कौन सा है, तो ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं लाइट चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो पहला तो आपको परावर्तन से देखने को मिलता है। पहला तो आपको किससे देखने को मिलता है? परावर्तन से देखने को मिलता है। और दूसरा आपको अपवर्तन टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परावर्तन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। परावर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अपवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं सर? रिफ्रैक्शन कहते हैं। मेरे मित्र, जो कंसेप्ट होते हैं वो लगभग दोनों के लिए सेम ही होता है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो परिवर्तित होती हैं, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला भी चेंज हो जाता है। तो आप लोग बेसिकली ये याद रखेंगे कि लाइट चैप्टर से जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें मुख्य रूप से आपको प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करेंगे प्रकाश की, लाइट की, तो आप सभी ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रकाश जो है वो तो एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है सर? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने की संवेदना प्रदान करती है। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जो ऊर्जा होते हैं वो तरंग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करते हैं, यानी कि तरंग के माध्यम से या तरंग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं। तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश क्या है। तो नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि गुरुजी प्रकाश को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग के रूप में देखते हैं। प्रकाश को हम लोग किस तरंग के रूप में देखते हैं? तो आप सभी कहेंगे सर अनुप्रस्थ तरंग के रूप में देखते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, साथ ही साथ प्रकाश जो है सर एक प्रकार की तरंग भी है, हम लोग ये भी कहते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे प्रकाश से संबंधित जो बेसिक पॉइंट है पहले उसको क्लियर कर लीजिएगा कि प्रकाश जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। मतलब सिंपली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर? सिंपली हम लोग प्रकाश की चाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में प्रकाश की चाल से संबंधित न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग प्रकाश की चाल की बात करेंगे, यानी कि स्पीड की बात करेंगे, तो आप सबों को मालूम है कि सबसे ज्यादा प्रकाश की स्पीड किसमें होती है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है ये कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग प्रकाश की स्पीड को जल में देखेंगे तो कितना कहेंगे? आप सभी ध्यान में रखेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और साथ ही साथ अगर हम लोग प्रकाश की स्पीड की बात कांच में करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखना कि प्रकाश की स्पीड कांच में कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तीनों ही स्पीड आप सभी याद रखेंगे प्रकाश से संबंधित, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे सवाल करा जाए कि प्रकाश की जो चाल है वो जल में होगी तो आप सभी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड टिक करेंगे। कांच में होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड टिक करेंगे। पूछेगा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड टिक करेंगे। मेरे मित्र, आप सभी याद रखेंगे कि जो प्रकाश की स्पीड होती है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। प्रकाश की स्पीड क्या होती है सर? निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। और साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि चूंकि जब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी प्रकाश तरंग की जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ टाइप होती है, तो जाहिर सी बात है कि सर है तो ये तरंग ही। क्या है सर? तरंग ही। और मेरे मित्र, यहां पे आपको तरंग का एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज याद रखना होगा। क्या? हम सभी कहते हैं कि गुरुजी जो तरंग का वेग होता है वो
आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग प्रकाशीय तरंग के वेग की बात करेंगे तो प्रकाशीय तरंग का जो वेग होगा वो भी किसके बराबर होगा? आप कहेंगे कि गुरुजी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होगा। ये फॉर्मूला इसीलिए आपको याद रखना है कि कभी कभी आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि अगर किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य इतना है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, तो आप सभी वहां पे परेशान हो जाते हैं। तो आप सबों को वहां पे परेशान नहीं होना है, चूंकि प्रकाश को हम एक तरंग के रूप में भी देखते हैं। तो आप सभी याद रखेंगे, आप सभी ये याद रखेंगे, ध्वनि में तो आप लोग पढ़ते ही हैं कि तरंग का वेग ये होता है, लेकिन यहाँ पे हम आपके सुविधा के लिए, ताकि चीजें आपके माइंड में सेट हो जाए कि प्रकाश तरंग का वेग अगर पूछा जाएगा, यानी कि प्रकाश तरंग का v क्या किसके बराबर होगा, तो आप सभी याद रखना आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य के बराबर होगा। आवृत्ति गुना किसके बराबर होगा? आप सभी कहेंगे तरंगदैर्घ्य के बराबर होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। शॉर्ट फॉर्म में आप सभी लिख सकते हैं कि गुरुजी v इक्वल टू हो जाएगा हमारा n इंटू लेमडा। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू लेमडा। मेरे मित्र n यहाँ पे आवृत्ति है, इसको हम लोग न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और लेमडा आपका तरंगदैर्घ्य है। तो प्रकाश से संबंधित जो बेसिक बात है वो आपका ये है। और अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि गुरुजी ये जो प्रकाश का परावर्तन से संबंधित आपने बोला कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे इस डायग्राम पे। क्या कहते हैं कि गुरुजी जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है, तो सतह से टकरा करके वो फिर से क्या होती है सर? उसी माध्यम में लौट जाती है। और भाई मेरे इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और मेरे मित्र बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी समझ रहे होंगे। बस यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में आपको ये रखना है कि जो प्रकाश की किरणें गिर रही होती है किसी सरफेस पे, उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपतित किरण कहते हैं। और मेरे मित्र जो किरणें लौट करके जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा नॉर्मल यानी कि अभिलंब कहलाता है। नॉर्मल यानी कि क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपतित किरण और अभिलंब होती है इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंट एंगल या फिर आपतन कोण कहते हैं। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल, या फिर इसी को हम लोग हिंदी में परावर्तन कोण कहते हैं। और मेरे मित्र यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें गिर रही है इसको आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परावर्तन की जो प्रक्रिया होगी वो किससे होगी? तो सर दर्पण से होगी। और दर्पण आपके पास मुख्य रूप से दो हैं जिसके बारे में आप पढ़ते हो, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परावर्तन के जो नियम होंगे वो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दोनों पे लागू होते हैं। और बहुत ही सरल सा नियम है परावर्तन का। क्या है सर? तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु ये सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि सर एंगल आई जो है वो हमेशा क्या होता है? एंगल आर के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि सर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये दूसरा नियम। और पहला नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरणें ये सभी क्या होते हैं सर? तो सर एक ही तल में होते हैं। और ये चीज भी आप सबों को अच्छे से मालूम होगा। नाउ द पॉइंट इज दैट सर अगर बात करेंगे हम परावर्तन की, अगर हम लोग बात करेंगे परावर्तन की, तो आपने बोला कि परावर्तन जो है वो मुख्य रूप से दो दर्पण से देखने को मिलेगा। तो पहला आपका हो जाएगा सर समतल दर्पण, पहला आपका क्या होगा? समतल दर्पण। और दूसरा आपका क्या होगा? गोलीय दर्पण। पहला समतल दर्पण और दूसरा आपका गोलीय दर्पण। और मेरे मित्र आपके एग्जाम में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दोनों से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, जिससे संबंधित आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग पहले किसको डिस्कस कर रहे होंगे? गुरुजी समतल दर्पण से परावर्तन को डिस्कस कर रहे होंगे। ध्यान में रखेंगे कि दर्पण हमारा कोई सा भी हो, अगर परावर्तन की प्रक्रिया होगी तो क्या बनेगा? आप कहेंगे गुरुजी प्रतिबिंब बनेगा।
क्योंकि आप सबों ने थ्योरी वाले क्लास में अच्छे से पढ़ा है कि समतल दर्पण के द्वारा क्या होता है सर जी, प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण के द्वारा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। और हम लोग क्या करते हैं, तो सर इस दोनों ही दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन करते हैं। और परावर्तन चैप्टर में इससे अलावा तो कुछ नहीं करते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर। मेरे मित्र, हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो आपने डायग्राम लगाया है ये बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है, जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है सर, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है। और साथ ही साथ ये हमारा क्या है, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा समतल दर्पण है, मतलब क्या कि प्लेन मिरर है। ध्यान में रखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो मेरे मित्र यहाँ पे ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है सर, यहाँ पे बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है सर, यहाँ पे बन रहा है। तो आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर जब भी हम समतल दर्पण के द्वारा इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का ही डायग्राम क्या करना होता है सर, प्रदर्शित करना होता है। मेरे मित्र, इमेज फॉर्मेशन बहुत ही सरल है और ये चूंकि थ्योरी की क्लासेस नहीं है, न्यूमेरिकल की क्लासेस है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम को इंक्लूड कर दिया। तो आप सभी कहीं ना कहीं इतना तो बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि गुरुजी जो समतल दर्पण के द्वारा हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इसी तरीके से बनेगा। अब यहां पे आपको यह समझना है कि ये जो प्रतिबिंब बन रही है, ये जो प्रतिबिंब बन रही है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि इसके गुण क्या होते हैं, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहेंगे सर महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो मेरे मित्र पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा, यानी कि आभासी होगा। ठीक है, और आप सभी देख रहे होंगे कि वस्तु आपका यहां पे है और प्रतिबिंब आपका यहां पे बन रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको क्या लग रहा है, आप कहेंगे सर इक्वल लग रहा है। तो मेरे मित्र याद रखेंगे कि ये यहां से लेकर के यहां तक अगर हम बात करेंगे वस्तु दूरी की, अगर हम बात करेंगे वस्तु दूरी की, तो वस्तु दूरी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका पोर्शन है, ये यहां से यहां तक, ये क्या है आपका, आप कहेंगे सर वस्तु दूरी है। और मेरे मित्र ये वाला जो पोर्शन आप सभी देख रहे हैं ये क्या है, आप सभी याद रखना कि प्रतिबिंब दूरी है। क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सभी यहां पे नोट कर सकते हैं सर, आप सभी यहां पे नोट कर सकते हैं पहला पॉइंट में कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या होगा, आभासी होगा। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सर, इमेज ऑलवेज क्या होगा, आप कहेंगे सर आभासी होगा। और ये चीज हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं, आभासी इमेज हमेशा क्या होगा, आभासी होगा। आप सभी को यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में ये याद रखना है कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये आपका एक पॉइंट हो जाता है और आप सभी इसको लिख लेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी इक्वल्स टू क्या होता है सर, प्रतिबिंब दूरी, u इक्वल टू v। u क्या है, आप कहेंगे वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तो सर v है। तो अगर हम शॉर्ट में लिख दें कि समतल दर्पण में u इक्वल टू v, तो आप सभी समझ जाएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल समझ जाएंगे। तो इस चीज को आप सर कंठाग्र कर लेंगे कि समतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होती है और जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या कि समतल दर्पण में वस्तु को जितना आगे रखा जाएगा, समतल दर्पण में वस्तु को जितना आगे रखा जाएगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगी। और मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है सर, समान आकार का होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है सर, समान आकार का होता है। तो आप सभी ये ध्यान में रखना, यहाँ पे आप सभी ये ध्यान में रखना कि समतल दर्पण द्वारा वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है। समतल दर्पण द्वारा वस्तु के समान आकार का, अच्छा ये ज्यादा पेचीदा शब्द हो जाएगा, इसके लिए आपको परेशान होना पड़ेगा। तो सिंपली आप ये लिख लेना कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई
प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई समान होती है। क्या होती है सर? समान होती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो वस्तु की ऊंचाई है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखना, HO से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग HI से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HI से रिप्रेजेंट करते हैं। और भाई मेरे आप सबों ने आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन का नाम सुना होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो सर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। आप सभी इस फॉर्मूला को यहां पे मेंशन भी कर लेंगे कि आवर्धन जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन कहते हैं सर, उसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये किसके बराबर होता है? HI बटा HO के बराबर होता है। HI बटा HO के बराबर होता है। और भाई मेरे आप यहां पे कह रहे हो कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई समान होती है, तो जाहिर सी बात है कि सर दो समान राशि का अनुपात कितना होगा? आप कहेंगे 1। तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण में जो आवर्धन होता है या समतल दर्पण के लिए जो आवर्धन का मान होता है वो हमेशा 1 होता है। क्यों? तो आप कहेंगे कि गुरुजी आपने लिख दिया है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। तो जाहिर सी बात है दो समान राशि का अनुपात तो 1 ही होगा। तो मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी ये लिख लेना, सर क्या आप सभी लिख लेंगे कि समतल दर्पण के आवर्धन हमेशा 1 होता है। समतल दर्पण के लिए आवर्धन हमेशा 1 होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन का मान हमेशा क्या होगा? आप कहेंगे गुरुजी 1 होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण था कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी U इक्वल्स टू V हमेशा बराबर होगा, और समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार का बनेगा। और हम लोग आवर्धन की बात करेंगे तो HI बटा HO कहते हैं, और इसीलिए समतल दर्पण के लिए आवर्धन हमेशा क्या होता है? सर 1 होता है। अब मेरे मित्र एक और चीज आप सभी ध्यान में रखना कि समतल दर्पण में अगर आप समतल दर्पण के सामने भी वेग से चल रहे हैं, समतल दर्पण के सामने अगर आप भी वेग से चल रहे हैं, तो जो आपका प्रतिबिंब समतल दर्पण के पीछे बन रहा है सर वो आपके तरफ जो है दोगुने वेग से आता हुआ मालूम पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि सर ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसको आप भी वेग से इधर खिसका रहे हो, तो ये जो प्रतिबिंब आपको अपनी ओर आता मालूम पड़ेगा वो सर किस वेग से? सर 2v वेग से, यानी कि जो आपका वेग है उससे दोगुने वेग से आपको अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो ये भी सर आपके लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। और तीसरे पॉइंट में आप सभी लिख लेंगे कि समतल दर्पण के एक मिनट मेरे मित्र, ये धागा यहां पे लिखते चला जा रहा है। समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु भी वेग से चल रहा है, तो प्रतिबिंब 2v वेग से चलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, मतलब अगर यहां पे कोई समतल दर्पण रखा हुआ है, हमारा वेग मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है, हम समतल दर्पण के सामने 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ रहे हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? सर दोगुने वेग से हमारे तरफ आएगा, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड से हमारी तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। और मेरे मित्र इसका एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना आपको बताना चाहूंगा कि जब सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस करते थे और नेट वगैरह में नहीं जा पाते थे, तो वो मिरर के सामने एक बॉल को इस तरह से लटका करके तब प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, इससे क्या फायदा होता था? तो उसको मतलब
सचिन तेंदुलकर को यह आभास होता था कि जो बॉल हमारे तरफ आ रही है वो मिरर में जब देखते थे तो वो दोगुने स्पीड से आता हुआ मालूम पड़ता था। जैसे बॉल यहां पे लटका हुआ है, सामने समतल दर्पण है सर, हमने ऐसे बॉल को हिट करा तो सर जो बॉल हिट करेंगे तो बॉल का तो कुछ ना कुछ वेग होगा सर, बॉल का कुछ ना कुछ जो वेग होगा तो जो बॉल का प्रतिबिंब बन रहा है सर समतल दर्पण में, वो जो हमारी ओर आता हुआ प्रतीत होगा वो क्या होगा सर, दोगुना वेग होगा। तो उस समय वो समतल दर्पण का उपयोग करते थे, या आप कह सकते हो मिरर के सामने वो क्या करते थे सर, तो अपना वार्म अप प्रैक्टिस करते थे। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम भी वेग से चल रहे होंगे दर्पण के सामने, कौन से, समतल दर्पण के सामने, तो जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, तो 2 भी वेग से हमारी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो तीसरा पॉइंट तो आपका ये हो गया। अब मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो समतल दर्पण है उसमें अगर आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहेंगे, समतल दर्पण में अगर आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहेंगे तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। आप सभी ये चीज कंठाग रखेंगे कि किसी भी वस्तु का समतल दर्पण में अगर हमें पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो समतल दर्पण की लंबाई होनी चाहिए वो वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो सर समतल दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, आप कहेंगे सर व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो मेरे मित्र चौथा पॉइंट में आप सभी ये लिख लेंगे कि समतल दर्पण में वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, जैसे मान लीजिए कि आपका हाइट जो है वो 6 फीट का है, ठीक है, और आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो जो समतल दर्पण की लंबाई होगी वो क्या कितनी होगी, आप कहेंगे सर आपने बताया आधी होनी चाहिए, तो 3 फीट का समतल दर्पण लगाएंगे तो 6 फीट का व्यक्ति आराम से उसका पूरा प्रतिबिंब बन जाएगा। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति का लंबाई 5 फीट है तो सर उसको समतल दर्पण कितना लंबा चाहिए ताकि उसका पूरा प्रतिबिंब दिख सके, आप कहेंगे गुरुजी 2.5 फीट का। तो मेरे मित्र ये चीज आप सभी ध्यान में रखना कि समतल दर्पण में वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, आप सभी कहेंगे सर वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में ये भी रखेंगे कि दो समतल दर्पण को जब किसी कोण पर झुका के रखा जाता है तो उसके बीच में बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, और ये समतल दर्पण को अगर आप किसी कोण पे झुका के रखते हैं तो जो मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होता है ये एक समतल दर्पण का क्या होता है सर, प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जब दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके होते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब बनता है, और ये एक से अधिक प्रतिबिंब बनना ही क्या कहलाता है, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन कहलाता है। तो मेरे मित्र पहले तो इस पॉइंट को आप मेंशन कर लीजिएगा क्या, कि जब दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके होते हैं, जब दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके होते हैं, किसी कोण पर झुके होते हैं, किसी कोण पर झुके होते हैं तो मल्टीपल इमेज का निर्माण होता है। तो मल्टीपल इमेज का निर्माण होता है, मल्टीपल इमेज का निर्माण होता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम समझे नहीं कि जब दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके होते हैं तो मल्टीपल इमेज का निर्माण होता है। हमें यह बता दो कि ये मल्टीपल इमेज की संख्या कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इमेज हम कैसे निकालेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होता है और इसमें अगर आपको नंबर ऑफ इमेज निकालना हो तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखना, आप सभी ये चीज ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री बटा थीटा होता है, 360 डिग्री बटा थीटा होता है। अब आपको यहां पे दो बातें याद रखनी होगी, 360 डिग्री बटा थीटा का मान अगर सम है, 360 डिग्री बटा थीटा का मान अगर क्या है सर, 360 डिग्री बटा थीटा का मान अगर सम है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा यानी कि नंबर ऑफ इमेज होगा, जो हमारा
नंबर ऑफ इमेज होगा वो किसके बराबर होगा? तो आप सभी ध्यान में रखना 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर 360 डिग्री बटा थीटा का मान सम संख्या आ रहा है तो उसमें से हम एक माइनस कर देंगे। और मेरे मित्र अगर 360 डिग्री बटा थीटा का मान विषम संख्या आ रहा है तो हमारा जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो कितना के बराबर होगा? आप सभी ध्यान में रखना सर 360 डिग्री बटा थीटा के ही बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला आप सभी ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे मित्रों को लग रहा होगा कि गुरुजी ये क्या है, हम नहीं समझ पाए। तो मेरे मित्र यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि जब दो समतल दर्पण किसी कोण पर झुके हो तो ये जो थीटा है ये उसी कोण की बात की जा रही है जिस पे दो समतल दर्पण झुके होते हैं। आप कहेंगे कैसे, एग्जाम्पल दे दीजिए गुरुजी। तो भाई मेरे नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला आपने क्या सीखा है? नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला आपने सीखा है 360 डिग्री बटा थीटा 360 डिग्री बटा थीटा। जब सम संख्या होगा तो -1 कर देंगे, विषम संख्या होगा तो सर 360 डिग्री बटा थीटा ही रहेगा। अब अगर हम आपको ये कह दें कि दो समतल दर्पण जो हैं वो 60 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना है सर? 60 डिग्री है, तो इसके बीच में टोटल इमेज कितना बनेगा? तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा नंबर ऑफ इमेज होगा वो 360 डिग्री अब बटा 60 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 60 छा के कितना हो गया? आप कहेंगे 360। अब ये 6 क्या है? सम संख्या। तो मेरे मित्र इसमें से एक माइनस कर लीजिए 6 - 1, यानी कि अगर दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुका हो तो उसके बीच में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे कि सर थीटा का मान जो है वो कितना है, तो सर थीटा का मान हम 90 डिग्री मान लेते हैं। थीटा का मान कितना मान लेते हैं? 90 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? आप कहेंगे 360 डिग्री बटा थीटा यानी कि 90। ये मेरे मित्र 9 चौका 36 और आप ये 4 सम संख्या है तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री पे झुका होगा तो 3 एंगल बनेगा, सॉरी 3 प्रतिबिंब बनेगा। 9 चौका 36 और हमारा जो इमेज होगा वो कितना होगा सर? नंबर ऑफ इमेज 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे सर 180 डिग्री पे अगर झुका हुआ हो तो आप सभी कहेंगे सर थीटा अगर 180 डिग्री है तो ये हो जाएगा 360 डिग्री बटा 180। 180 दूना कितना होता है? 360। अच्छा सर -1 होगा यानी कि नंबर ऑफ इमेज हमारा कितना बनेगा? आप कहेंगे गुरुजी 1 बनेगा। ठीक है, और अगर विषम संख्या आ जाएगा और अगर क्या हो जाएगा सर? विषम संख्या आ जाएगा तो जो हमारा वैल्यू है वही रहेगा, हमें एक नहीं घटाना पड़ेगा। तो ये चीज आप सभी अपने माइंड में याद रखेंगे, आपके एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा मेरे मित्र जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर होगा तो सर उसके बीच में जो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो क्या होगी? तो सर अनंत इनफिनाइट प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब दो समतल दर्पण समांतर होते हैं तो सर उसमें जो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या होती है सर इनफिनाइट यानी कि अनंत होती है। और साथ ही मेरे मित्र एक और चीज आप सबों को याद रखना है, क्या कि समतल दर्पण में अभिलंब के अनुदिश समतल दर्पण में अभिलंब के अनुदिश गिर रही प्रकाश की किरणों के लिए आपतन कोण एवं परावर्तन कोण क्या होता है? आप सभी याद रखेंगे 0। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी कैसे? तो ध्यान देंगे कि ये हमारा समतल दर्पण है, ठीक है। अब इस समतल दर्पण में अगर मान लीजिए कि ये हमारा अभिलंब है, नॉर्मल है, तो कोई प्रकाश की किरण इस तरह से गिर रही है, तो आप कहेंगे सर जैसे ही ये टकराएगी तो रिटर्न भी इसी रास्ते से हो जाएगी। और जब ये रिटर्न भी इसी रास्ते से हो जाएगी तो यहां पे कहां आपका कोई कोण बन रहा है। इसीलिए ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण में अभिलंब के अनुदिश गिर रही प्रकाश की किरणों के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा 0 होता है। या मेरे मित्र अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो प्रकाश की किरणें गिर रही है वो समतल दर्पण के साथ, आप कहेंगे 90 डिग्री के एंगल पे गिर रही है। तो समतल दर्पण के साथ अगर कोई प्रकाश की किरणें 90 डिग्री एंगल में गिर रही है, या कह सकते हो कि सर अभिलंबवत गिर रही है, तो सर वो परावर्तित भी अभिलंबवत ही होगी और इसीलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आप सभी याद रखना 0 होगा। क्या होगा सर? 0 होगा। और मेरे मित्र आपके एग्जाम में
एक और फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं समतल दर्पण के अगर रिगार्डिंग बात करें तो वो है सर समतल दर्पण में परावर्तन के चलते विचलन कोण। समतल दर्पण में परावर्तन के चलते विचलन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अगर ये हमारा कोई समतल दर्पण है और ये कोई प्रकाश की किरण है तो जाहिर सी बात है कि सर ये ऐसे आ रही है तो इस तरह से क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। मेरे मित्र यहां पे ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो आपकी किरण है इसको अगर हम ऐसे कर दें तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब मेरे मित्र आप सभी देखो यहां पे कि जो प्रकाश की किरण ये परावर्तित हुई है सर, वो आपका जो ये आपतित किरण है इसके साथ कितना का कोण बना रही है, तो आप कहेंगे सर ये इतना सा कोण बना रही है। मतलब क्या हुआ कि मेरे मित्र परावर्तन के चलते जो हम लोग विचलन की बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि गुरुजी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा होता है वो हमारा विचलन कोण होता है। और ध्यान में रखेंगे कि इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा से। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डेल्टा पढ़ते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि विचलन कोण यानी कि डेल्टा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो सर 180 माइनस आई प्लस आर होता है, ठीक है। और यहां आई क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे यहां आई जो है वो आपतन कोण है, आई क्या है, आपतन कोण है। और आर क्या है आपका, तो सर परावर्तन कोण है। आर क्या है, परावर्तन कोण है। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखिएगा। और मेरे मित्र इसी फॉर्मूला को आप दूसरे तरीका से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस आई माइनस आर। इस तरीका से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर ब्रैकेट में प्लस है, अब माइनस के साथ गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, आप कहेंगे माइनस आई या प्लस माइनस तो माइनस आर हो जाएगा। तो सर आपके एग्जाम में कभी कभी इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी इस फॉर्मूला को भी अपने माइंड में रखिएगा, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। और यहां पे आपका समतल दर्पण से संबंधित फॉर्मूला क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और मेरे मित्र अब बारी है आपको इस फॉर्मूला से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि समतल दर्पण से संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं। पहला चीज तो आप सभी अपने माइंड से ये डर निकाल दीजिएगा कि जो समतल दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप एक एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। आप कहेंगे सर कैसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन और आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन मैंने शामिल करा है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप सभी ने अच्छे से 30 मिनट हमारे साथ टाइम बिताया है इस वीडियो सेशन के दौरान, तो ऐसे प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन करा जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मेरे मित्र ये वैल्यू आप सभी कंठाग्र कर लीजिएगा, एसएससी हो, रेलवे हो या रेलवे का कोई एएलपी हो, आपका जेई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस यहाँ पे की फैक्ट क्या है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सर कांच में आप कहेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साथ ही मेरे मित्र यहाँ पे देखिए सवाल करा जा रहा है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण क्या होगा। अब आप बताइए कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्या, इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत है। आप कहेंगे गुरुजी अब ये बताए हैं कि समतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत गिरेगी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा, 0। जाहिर सी बात है कि सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहां पे कहा जा रहा है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी। आप कहेंगे सर जी 1.5 मीटर लंबा है तो एक आधा कर दीजिए, कितना 0.75, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 समांतर समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंबों की संख्या आप सभी कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है अनंत होगी। और मेरे मित्र अगर यहाँ पे कोई कोण दे दिया जाता तो आप क्या कहते हैं, 360 डिग्री बटा थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। अगर वैल्यू सम आता तो 1 घटा देते, नहीं आता तो सर वैसे ही रखते। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी
यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, और इसी क्वेश्चन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कभी कभार आपको ऐसे प्रश्न भी दे दिए जाते हैं, तो मेरे मित्र बिल्कुल भी आप क्या कहेंगे, परेशान नहीं होंगे। यहां पे जो हमारा लेमडा है वो कितना है सर जी, 3000 एंगस्ट्रम। कितना है, 3000 एंगस्ट्रम। मेरे मित्र आप सभी याद रखना कि एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो 3000 एंगस्ट्रम आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, तो 3000 एंगस्ट्रम जो है 3000 गुना 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो भाई मेरे लेमडा तरंगदैर्घ्य आपको मालूम है, साथ ही साथ आपको प्रकाश का चाल कितना होता है, आप कहेंगे सर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी मालूम है। तो क्या आप न्यू यानी कि आवृत्ति नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर हंस के निकाल सकते हैं, कैसे? तो आप सभी कहेंगे सर चूंकि v इक्वल टू क्या होता है, तो सर न्यू इंटू लेमडा या n इंटू लेमडा होता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि गुरुजी ये 3 × 10⁸, और यहाँ पे हमको आवृत्ति निकालना है, और जो हमारा लेमडा है वो कितना है, तो गुरुजी 3000 गुना 10⁸ है। अब मेरे मित्र यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 10⁻⁻10 होगा, चला यहाँ पे 10⁻⁻10 होगा, 3000 गुना 10⁻⁻10, ठीक है। 3 × 10⁸, अब बटा ये क्या हो जाएगा, तो सर 3000 गुना 10⁻⁻10, 10⁻⁻10। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो 3000 है इसको हम 3 × 10⁻3 के रूप में लिख सकते हैं। भाई मेरे इसको हम 3 × 10⁸ लिखे हैं, तो 3 × 10⁻3 इंटू 10⁻⁻10 न लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका ये जो 10⁻3 है और ये जो 10⁻10 है, तो आप क्या कहेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ अब बटा 3 इंटू ये प्लस माइनस माइनस, तो आप कहेंगे 10⁻⁻7। ये और ये कट जाएगा और ये माइनस ऊपर जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस हो जाएगा। अब पावर बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी ये 1 × 10⁻15 हर्ज हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, सर ऑप्शन नंबर ए में है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कि समतल दर्पण पर गिर रही प्रकाश की किरणों का आपतन कोण 30 डिग्री है, परावर्तन के चलते विचलन कोण का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा कि समतल दर्पण पर गिर रही प्रकाश की किरणों का आपतन कोण 30 डिग्री कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि परावर्तन के चलते विचलन कोण का मान होगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी तो आपने जस्ट बताया है कि जो हमारा डेल्टा होता है वो 180 माइनस I प्लस R के बराबर होता है। चूंकि परावर्तन के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, आप कहेंगे 30 डिग्री। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी 180 माइनस आपतन कोण का मान 30, और सर जो हमारा परावर्तन कोण है उसका भी मान 30 हो जाएगा। तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 120। कितना हो जाएगा, 120। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेरे मित्र अगर आपको समतल दर्पण से संबंधित इतना सा बेसिक पॉइंट याद रहता है और साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन आप देखे हुए रहते हैं, तो मेरे ख्याल से इसके अलग लेवल का भी क्वेश्चन या डिजिट बदल करके या कोई लैंग्वेज बदल करके भी आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? अगर पूछा भी जाएगा तो पूछा जाएगा समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान होता है। आप कहेंगे हमेशा एक होता है, क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई बराबर होता है। तो मेरे ख्याल से समतल दर्पण के परावर्तन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी और जो क्वेश्चन थी उसको आप सभी बखूबी समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन या कंसेप्ट दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका रिप्लाई भी बड़े ही शालीनता से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।